स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। अजमेर के एक निजी अस्पताल में एक चिकित्सक और 4 नर्सिंग कर्मियों में कोरोना पाया गया है। चिकित्सा विभाग के अनुसार आज अजमेर जिले में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। इनमें अजमेर शहर के ब्यावर रोड स्थित संत फ्रांसिस नर्सिंग अस्पताल की एक महिला चिकित्सक और 4 नर्सिंग कर्मियों में कोरोना पाया गया। अस्पताल में कोरोना की एक महिला मरीज भर्ती रही थी। फर्जी पत्रकार और अवैध यूट्यूब न्यूज चैनलों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस मुख्यालय ने इस बारे में मिली शिकायतों के आधार पर राज्य के सभी रेंज आईजी और इस मामले में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप सिंह के अनुसार मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों की पालना की जाएगी। देखिए, कुछ समय से लगातार इस तरह की बातें आती रही हैं कि ऐसे लोग जो कि पत्रकार नहीं हैं, झूठी आईडी बना करके या फिर कोई यूट्यूब चैनल केवल खोल करके उसके बेसिस पर लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं या फिर झूठी पत्रकारिता करके पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको लेकर के आप पत्रकारों की तरफ से भी इस तरह की ग्रीवेंसेस आई कि सब झूठे पत्रकार जो हैं, फर्जी पत्रकार जो हैं, उन पर कंट्रोल किए जाने की आवश्यकता है। उसी क्रम में हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमने पीआरओ ऑफिस से भी डिटेल लिया है कि कौन कौन लोग हैं ज़िले में जो कि पत्रकार हैं, अपने पास लिस्टेड हैं या रजिस्टर्ड हैं, उनका हम अलग कर रहे हैं उनको, और बाकी जिनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है उन्हें हम वेरीफाई कर रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है और उसके बाद भी वो पत्रकारिता का एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो यही क्लियर करने के लिए वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू की गई। थाने पर ये सूचना मिली, लिखित में रिपोर्ट मिली है कि कोई राखी सिंह है, प्रगति नगर कोटला निवासी। उसने बताया कि उसके साथ फेसबुक फ्रेंड बनकर किसी ने चीटिंग की है। उसने ये बताया कि 1 या 2 मई को उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जो कोई एडम मॉरिस नाम का कोई है, जर्मनी का कोई है, जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा था। उसने बताया कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद में उसने बातचीत करते हुए, मैसेंजर पर बातचीत करते हुए उसने उसके व्हाट्सअप नंबर लिए, फिर उनकी व्हाट्सअप चैटिंग होने लगी और उसके बाद में उसने कहा कि मैं आपको कोई गिफ्ट भेजना चाह रहा हूँ। तो गिफ्ट उसने बताया कि मैंने यहाँ से आपका एक कार्गो करा दिया, एयर कार्गो करा दिया, आप उसको छुड़वा लेना। उसके बाद में उसके पास एक किसी महिला का फ़ोन आता है, वो ये कहती है कि आपका एक वो आया है, गिफ्ट आया है। गिफ्ट में उसने कहा कि गिफ्ट में काफ़ी कीमती सामान और विदेशी करेंसी है, इसलिए आपको इस मुद्रा कानून का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए आपको पैसे जमा करा के छुड़ाना पड़ेगा और इसमें विदेशी करेंसी काफ़ी मात्रा में है। तो फिर उसने उसके कहे अनुसार उसके अकाउंट में 1,50,000 रुपये जमा करा दिए। उसके बाद में लगातार वो उसको झांसे में लेते गए, उससे 16,26,000 रुपये की रकम उससे अकाउंट में विभिन्न अकाउंटों में जमा कर दी। अब क्या इस पर हमने प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज करने के बाद में इसकी आगे जो भी फेसबुक और व्हाट्सएप से इसकी जानकारी ली जाकर इसे कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट कहाँ का है? अकाउंट वगैरह इसकी जानकारी ली जा रही है अभी, और जितने भी अकाउंट में पैसा जमा गया उनकी सारी जानकारी इस पर
प्रखंड के तफ्तीश के दौरान ली गई। अकाउंट भारत से ही है भारत की है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट और कोतवाली थाना पुलिस सहित चाइल्ड लाइन अजमेर के तत्वाधान में जागरूकता रैली निकाली गई। मानव तस्करी यूनिट इंचार्ज अशोक बिश्नोई ने बताया कि जागरूकता रैली गोलपियाऊ, नया बाजार, आगरा गेट होते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंची। बाल श्रम को रोकें और कहीं बाल श्रम होने पर सूचना अवश्य देवें। हमारे बालकों की चाइल्ड लाइन के नंबर 10-8 है। में सहयोग करें, साथ ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक होने पर ही घर से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहने, 3 मीटर की दूरी करें। जरूरी हो तभी घर से निकलें और किसी भी प्रकार का खांसी जुकाम होने पर तुरंत चेक कराया जाए। लॉकडाउन में मिल का मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 का प्रकोप खत्म हो चुका है। कोविड-19 दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है। इस संदर्भ में बाल श्रम के रोकने के संदर्भ में जागरूकता के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली सीआई साहब और कोतवाली थाना स्टाफ, मानव तस्करी विरोधी यूनिट और हमारे जिले की चाइल्ड लाइन साथ रहे। बाल श्रम करना कानूनी जुर्म है और कोविड-19 के प्रति सावधानी के प्रति भी जागरूकता संदेश दिया गया है। ये कोतवाली थाने से लेकर के पूरा नया बाजार और आसपास के जो तंग मार्केट हैं जिसमें भीड़भाड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ उन पूरे मार्केट में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस है, उसमें चाइल्ड लाइन, मानव तस्करी यूनिट, पुलिस थाना कोतवाली की ओर से बाजार के अंदर नागरिकों को जागरूक किया गया है। साथ के साथ कोविड-19 के लिए जागरूक किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, ज़रूरी हो तो घर से निकलना, इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार किया गया है। और इसके लिए एक रैली रखी गई थी। उस रैली ये हमने अकबर के किले से और आगरा गेट सब्जी मंडी तक रखी थी। जो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसको कवर किया। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद देश भर में अब जो तीसरी चौथी स्टेज में अनलॉक के डाउन के तहत देश के अधिकांश बड़े धार्मिक स्थल खुल चुके हैं और पुष्कर का एक जगत पिता ब्रह्मा मंदिर सहित दूसरे यहाँ के जो धार्मिक स्थल को उनको खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। आज इसको लेकर उपखंड अधिकारी की सदारत में एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता सहित जो दूसरे लोग हैं उनकी एक राय ली गई है, एक आम राय की किस तरह से इन चीज़ों को सावधानी को ध्यान रखते हुए धर्म स्थलों को खोला जा सकता है। हमारे भी सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहा बैठक। आज की जो बैठक है वो इस बात के लिए थी कि जो वैश्विक महामारी जो चल रही है और उसमें जो 3 महीने का लॉकडाउन, लंबा लॉकडाउन रहा, जिसमें देश के सभी धर्मस्थल बंद रखे गए थे और अनलॉक होने के बाद में 1 जून से देश के सभी महत्वपूर्ण मंदिर लगभग 8 जून से खोल दिए गए हैं। पर लेकिन पुष्कर का जो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है वो अभी तक नहीं खुला है। और जहाँ तक पुष्कर तीर्थ की बात है, पुष्कर तीर्थ की 25,000 की आबादी कोरोना के संकट में इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वहाँ का सारा व्यापार जो तीर्थ यात्रियों और पर्यटन पे निर्भर करता है। पर लेकिन जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, किसी को भी कोई रोजगार और आजीविका की बड़ी समस्या आ रही है। तो ये देखते हुए कि जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे यहाँ पुष्कर में अलग परिस्थितियाँ हैं कि घर घर में मंदिर हैं और मंदिरों में जो हमारे जातीय यजमान आते हैं उन्हीं से हमारी आजीविका चलती है। तो यदि मंदिर नहीं खोले जाएंगे तो हमारे सामने भारी संकट सामने दिख रहा है। और यदि मंदिर खोले जाते हैं और ये घोषणा होती है तो यहाँ तीर्थ यात्री और पर्यटक भी आएगा, पर्यटक आएगा तो और जो व्यापारी यहाँ के सारे डिपेंड, होटलियन है, धर्मशालाएँ हैं, वो सभी यात्रियों पर डिपेंड है। तो जब तक ये मंदिर नहीं खुलते हैं तो ये सारी भारी समस्या हमारे लिए बनी हुई है। तो आज हमने यहाँ उपखंड कार्यालय में जो बैठक बुलाई गई है उसमें सुझाव मांगे गए हैं सभी धर्मस्थल के लोगों से कि 25 तारीख तक माननीय जिला कलेक्टर साहब इन सब सुझावों को संयोजित करके राज्य सरकार को सबमिट करेंगे कि क्या 1 जुलाई से मंदिर खोले जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए। हम चाहते हैं कि पुष्कर के मंदिरों को खोल देना चाहिए और इससे आर्थिक चक्र घूमेगा और लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर जो कि बता रहे थे कि
देश भर में मंदिर खुल चुके हैं और पुष्कर में भी जो अधिकांश लोग हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव पुष्कर के सरोवर से है, ब्रह्मा मंदिर से है। तो अगर ये खुलते हैं धार्मिक स्थल तो निश्चित रूप से यहाँ की जो आर्थिक पहिया है वो तेज़ी से घूमेगा और लोगों की जो ज़िंदगी है वो जल्दी से पटरी पर आएगी। हमारे बीच तीर्थपुरोहित संघ के प्रवक्ता गोविंद पाराशर भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि गोविंद जी, आज तीर्थपुरोहित संघ पुरोहितों की संस्था है, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पुरोहितों के अधिकारों के लिए, आपने सरकार से मांग भी की है कि आर्थिक पैकेज की, लेकिन अब आप ये बदली परिस्थिति में आप ये चाहते हैं कि आर्थिक पैकेज मिलने के बजाय धर्मस्थलों को खोल दिया जाए, क्या कुछ कहेंगे? अभी पिछले दिनों जब सीएम साहब ने वीसी की थी उस वक्त हमें बुलाया था और हमने उनसे आग्रह किया था कि जो है आप जो मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोले, जिससे कि जो ब्राह्मण हैं और मंदिरों से जुड़े जो जितने भी व्यापार है बाज़ार के अंदर, उन सब की जो है आजीविका की गाड़ी जो है पटरी पे दौड़ सके और उन सब लोग जो अपनी अपनी आजीविका को आसानी से चला सके। क्योंकि ये सब जो सरकार के बस का नहीं है कि वो तमाम जो जितने भी राजस्थान के लोग हैं उनके खातों में जो नगद नारायण जमा करा सके। तो हमारी उनसे प्रार्थना थी कि आप जो है मंदिरों को खोलने की, पर्यटक स्थलों को खोलने की इजाज़त दें, जिससे कि श्रद्धालु अपनी भावना, अपनी आस्था को मंदिर में जाके अपनी प्रार्थना कर सके इस कोरोना महामारी के खिलाफ, इसको जो मिटाने के लिए। और हमने प्रार्थना की आज की मीटिंग में, उपखंड अधिकारी जी की मीटिंग में तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से, तमाम तीर्थ पुरोहितों की तरफ से, कि हम जो है घाट पे प्रशासन की, सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए यजमानों को पुष्कर में दर्शन, मंदिरों के दर्शन, सरोवर पे पाठ पूजा कराएंगे, आचमन कराएंगे। और हमारा यही उनसे कहना था एक बार फिर से कि आप जो है जल्द ही मंदिरों को और घाट को श्रद्धालु यजमानों के लिए खोलने की इजाज़त दें। ये थे गोविंद पाराशर जो कि बता रहे थे कि उन्होंने तीर्थ पुरोहित संघ या पुरोहित समाज की ओर से प्रशासन को एक पूरा भरोसा दिलाया है कि वो निश्चित रूप से जितनी भी कोरोना की सावधानी है वो पूरी तरह से घाट में रखेंगे। पूरी जो बैठक है उसका एक जो हम कह सकते हैं कि लास्ट 2-3 बातें उभर कर सामने आई है। पहली बात ये है कि तीर्थ जो पुष्कर सरोवर है वहाँ पर आस्था की डुबकी अब नहीं लग सकेगी। हालांकि जो बाहर से तीर्थ यात्री आ रहे हैं वो धार्मिक कार्यकलाप अपना कर सकते हैं, पंचामृत स्नान कर सकते हैं, अस्थि विसर्जन भी सांकेतिक रूप से कर सकते हैं। दूसरी ये है कि ब्रह्मा मंदिर को अगर खोला जाता है तो किन परिस्थितियों में खोला जाता है, क्या क्या वहाँ पर एहतियात के तौर पर सावधानियाँ रखना जरूरी है। और तीसरी ये है कि जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है, उन सब की एक विवेचना होगी 25 तारीख के बाद में, और उन सब के बाद में सामूहिक निष्कर्ष निकल कर देखना होगा कि 1 जुलाई के बाद क्या एक निर्णय आता है, उस सब पर नजर बनी रहेगी। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी। आज जो धर्मस्थल खोलने को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, क्या पक्ष रखा आपने तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से? ये हम चाहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करते हुए सभी यात्रियों की और मंदिरों की को खोल दिया जाए, सबको अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है और धार्मिक भावना के लोग हिंदुस्तान में ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे आने वाले सभी को इस कोरोना के बचाव के लिए डिस्टेंसिंग पालना करनी चाहिए और अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी यात्रियों से, स्थानीय नागरिकों से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई इस धर्म को सुचारू रूप से धार्मिक कार्यक्रम को चलाने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वच्छता का ध्यान रखें। जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जो धार्मिक स्थल है पुष्कर में, विशेषकर ब्रह्मा मंदिर, सावित्री रोपवे और जो हमारे तीर्थ जो घाट हैं सारे सरोवर के, उनको किस तरह से संचालन करना है, कैसे खोलना है, अगर खोलें तो क्या क्या नियमों की पालना करनी है, उस पर एक चर्चा रखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी के सुझाव दिए गए। सुझाव में मूलतः यही बात सामने आई है कि सब इस पक्ष में है कि मंदिर जल्दी से जल्द खुले और घाटों पे भी लोगों का आना जाना बनाया जाए, क्योंकि जो एक आर्थिक स्थिति है पुष्कर की वो सारी इसी पर डिपेंडेंट है कि लोग बाहर से जो पर्यटक आता है। परंतु विशेष जो एक हमें इस बारे में इसमें बात करनी थी वो सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखेंगे, सफाई जो सैनिटाइजेशन ज़रूरी होता है इस कोविड काल में, उसको किस तरह से हम करेंगे, उस पर एक चर्चा की गई और सुझाव लिए गए और सभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिए जाएंगे। जैसा वहाँ से डिसीजन होगा उस पर अमल करेंगे। सरोवर में जो आस्था की डुबकी है उसको लेकर किस तरह? सरोवर में जो डुबकी है उसके लिए मेडिकल जो हमारे प्रभारी हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि विभिन्न मंदिरों में ये जो डुबकी लगाते हैं लोग विभिन्न घाटों पे,
मना कर दी गई है, जैसे कि अमृतसर में भी और भी कई जगहों पे, तो यहाँ पे भी सही नहीं रहेगा मेडिकल उससे भी, और वायरस के संक्रमण के हिसाब से भी अगर कोई डुबकी लगाता है तो संक्रमण फैलने की, क्योंकि उस सतह पे पानी के वो 4 घंटे रहने की उसकी रहती है वायरस की, तो इस पे प्रतिबंधित रखने के लिए ही हमने अनुशंसा की। एक उम्मीद की जाए कि आने वाले जल्द समय में मंदिर खुल जाएंगे। उसके लिए हमने अभिशंसा करके मंदिर खुलने की कलेक्टर साहब को दे दी गई है, तो कलेक्टर साहब जिस तरह से डिसीजन लेंगे, आगे राज्य सरकार जो डिसीजन लेगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। नहीं, आपने मंदिर खोलने की अभिशंसा की है क्या? कर देंगे आज, क्योंकि यही हमें तो सब तरीके से आया है, तो आज बैठक में यही हमारा निर्णय लिया गया है कि मंदिर खुले और आगे भी जिस तरह से गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते हुए। की जो आज बातचीत हुई थी पुष्कर सरोवर में स्नान को लेकर, किस तरह की गाइडलाइंस सर, क्या आपने अपनी बात रखी? उसका जो अपने धार्मिक स्थल खोलने की जो चर्चा है, सरोवर में स्नान की चर्चा है, मैं उस बारे में यही कहूँगा कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं वो पूरे आजमाते हुए इनको यदि खोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन रखें, सैनिटाइजर का ध्यान रखें। जहाँ तक वो कुंड में स्नान तो अभी जारी नहीं करें, क्योंकि कुंड के अंदर यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि थर्मल स्क्रीनिंग में पता नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी अपने इंडिया में 80% to 85% विदाउट सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका थोड़ा गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी चिकित्सा टीम हमेशा इन श्रद्धालुओं के साथ तैयार रहेगी। स्नान के लिए क्या गाइडलाइंस? स्नान के लिए कि जहाँ तक वो प्रतिबंधित रहे, क्योंकि सिम्टम यदि हैं तो वो उसको तो बिल्कुल रोकना है। यदि थर्मल स्कैनिंग में टेम्परेचर आ रहे हैं तो उसको सरोवर के अंदर जाने से रोकें। कल जो सैंपल आए थे उनका क्या नतीजा रहा? कल जो सैंपल 13 सैंपल हमने लिए थे वो हमारे ब्रह्मा जी की कृपा से 10 कल नेगेटिव आ गए थे। रात को रिपोर्ट आ गई थी, 3 की रिपोर्ट पेंडिंग थी, जो अभी 10 बजे की रिपोर्ट में मेरे पास आ गई हैं। 13 के 13 नेगेटिव हो गए और इसी के चलते हुए आज हमने 10 सैंपल और लिए हैं, जो कि 4 तो क्वारंटाइन सेंटर प्रेम प्रकाश से, जो गोवा से, एक गोवा से आया था आदमी, एक गुड़गांव से, एक सहारनपुर यूपी से, एक कच्छ गुजरात से। इसके अलावा एक हमने प्रेग्नेंट महिला का, जिसको फीवर की शिकायत थी, उसका सैंपल लिया है और एक अपने नज़दीकी गांव का व्यक्ति जिसको खांसी जुकाम ज़्यादा था, फीवर था, उसका सैंपल लिया है। इसी तरह कडेल से में जो 4 व्यक्ति अहमदाबाद से रात को आए हैं, उन चारों का सुबह हमने सैंपल लिया है। टोटल 10 सैंपल आज लिए गए। लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में लोगों को भयमुक्त करने का टीम पुलिस मातृका दूसरे का अभियान लगातार जारी है। आज भी जो पुष्कर सरोवर के जो फीडर है वहाँ पर अचानक एक 6 फीट की मादा सांप निकल आई। उसके बाद में जो मजदूर थे उसमें दहशत की मच गई। सूचना पर पुष्कर टीम पुलिस की मौके पर पहुँची है और जिस मादा क्वीन को पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पाराकर स्वामी। हाँ ईश्वर जी, क्या मामला आज? सर हम यही बैठे थे, हम काम करके सारे डिस्टेंस से बैठे थे और पीछे से ये सांप आया और मेरे को ही नजर आया ये, और बहुत बड़ा है, इतना लंबा है, 3-4 फीट का है। और फिर वो हीरालाल मीरा हमारे काम करता है पुलिस मित्र में, तो उनको हमने बोला और आपको सूचित किया उन्होंने जी। आपने आके बहुत बढ़िया काम करा और सबकी सुरक्षा करी। कम से कम 100 लेबर है हम और सब सारी खुश है। ये कार्य क्या चल रहा है अभी यहाँ पर? हाँ जी, अच्छा, सरोवर के फीडर की सफाई अभियान हो गया। अच्छा। जी, पुष्कर पुलिस मित्र द्वारा लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं और हमें जहाँ से भी कॉल आती है हम वहाँ पहुँचते हैं। चाहे सांपों के लिए रेस्क्यू का कॉल हो या चाहे इंसानों के लिए रेस्क्यू का कॉल हो, हमारी यही हर संभव कोशिश होती है कि हम तुरंत पहुँचें और वहाँ जो मौजूद लोग हैं और उनमें जो दहशत व्याप्त है उसे ख़त्म करें। आज इसी सिलसिले में पुष्कर फीडर में जो सफाई अभियान का मनरेगा के श्रमिकों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसी दौरान वहाँ श्रमिकों को एक बड़ा 6 फीट लंबा सांप दिखाई दिया, जिससे कि श्रमिकों में दहशत व्याप्त हो गई थी और थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी के निर्देश पाकर पुलिस मित्र टीम मौके पर पहुंची और करीब 15 मिनट की कोशिश के बाद में हमारी टीम के ही
स्नेक रेस्क्यूअर किशन गोपाल जी जाट ने सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ा। सुबह हमारे को सूचना मिली कि पुष्कर में जो मनरेगा काम चल रहा है साउथ माता रोड पे पुष्कर फीडर में, उसमें कोई बड़ा सारा सांप निकला है। तो हम शहर साहब के निर्देश पाकर राजेश मीना का वहाँ पर पहुँचकर तकरीबन 15 से 20 मिनट की रेस्क्यू से हमारे को जो सांप मिला कॉमन ट्रिंकिट प्रजाति का है, जो हमने पुष्कर में पहली बार पकड़ा है। अच्छा खासा लंबा और तेज और फुर्तीला सांप था। उसको सुरक्षित पकड़ के हमने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 18 जून से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं के लिए वर्तमान में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे नेत्रहीन परीक्षार्थी और विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जो लिखने में असमर्थ है तथा जिन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र में 75% विकलांगता के आधार पर श्रुत लेखक उपलब्ध कराया गया है, ऐसे परीक्षार्थियों को शेष रही परीक्षाओं देने से मुक्ति प्रदान की गई है। ऐसे परीक्षार्थियों की पूर्व में ली गई परीक्षाओं के औसत प्राप्तांकों के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा। अनुकंपात्मक नियुक्ति कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा में गति शिथिलता प्रदान करते हुए 2 अवसर मार्च और जून 2020 में दिए जाने की अनुपालना में, साथ ही मई में आयोजित होने वाली रूटीन कंप्यूटर टंकण गति परीक्षा के लिए अध्यक्ष जिला स्तरीय टंकण समिति और नोडल अधिकारी परीक्षा हीरालाल मीणा द्वारा अवगत कराया गया है कि कलेक्टर अजमेर से स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात 15 जून 2020 को भगवान महावीर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पंचशील पर कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। सहायक नोडल अधिकारी परीक्षा भागचंद भंडारिया ने जानकारी देते हुए बताया। 15 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा इस बार अजमेर जिले में अनुकंपा सेवा में नियुक्त कार्मिक जो विगत लंबे समय से टंकण कंप्यूटर परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम पूर्व में 30 मार्च को होने वाला था। लॉकडाउन के कारणवश परीक्षा संपादित नहीं हो पाई। उस परीक्षा को अब हम लोग अजमेर कलेक्ट्रेट के माध्यम से आयोजित करवाने जा रहे हैं, जिसे 15 जून 2020 को भगवान महावीर कंप्यूटर सेंटर जो अजमेर में अन्य कंप्यूटर सेंटरों की अपेक्षा सबसे नज़दीक में है और संपूर्ण सुविधाओं के साथ में ये कंप्यूटर सेंटर बना हुआ है। लगभग इस सेंटर पर 300 कंप्यूटर की व्यवस्थाएं करवाई गई हैं, जहां पर आसानी से पहली बार ऑनलाइन परीक्षा हम लोग संपादित करवाने जा रहे हैं। इस सेंटर पर 116 कैंडिडेट वो हैं हमारे जो विगत लंबे समय से मर्तराज्य कर्मचारी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, जो 2016 के पूर्व के नियुक्त हैं। साथ ही 31 कैंडिडेट हमारे वो हैं जो कार्मिक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और रूटीन एग्ज़ाम उन्हें जो सरकार की ओर से मिला वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं में सामान्य जो परीक्षार्थी होते हैं उन्हें कंप्यूटर टंकण परीक्षा के दौरान अंग्रेजी के अंदर 28 वर्ड टाइप करने होते हैं और हिंदी में उन्हें 24 वर्ड टाइप करने होते हैं। लेकिन इन स्पेशल कैंडिडेट के लिए जो 116 हमारे कैंडिडेट हैं जो विगत लंबे 2016 से पूर्व के नियुक्त हैं और एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, सरकार की ओर से एक विशेष तोहफा देते हुए 2 चांस दिए गए हैं। उसमें से एक परीक्षा मार्च में होनी थी, दूसरी जून में होनी थी। मार्च वाली परीक्षा अब हम लोग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, जहां पर एडवाइजरी और अनलॉक होने के साथ साथ ही लॉकडाउन की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने जाएंगे। इस परीक्षा के दौरान इन कैंडिडेट को विशेष तोहफा सरकार की ओर से ये है कि टंकण के जो शब्दों की सीमा है वो कम की गई है और अब अंग्रेजी में 28 के स्थान पर 8 शब्द का रिलैक्सेशन दिया गया है और मात्र 20 शब्द टाइप करने हैं और हिंदी में 24 की जगह 16 शब्द टाइप करने हैं। भगवान महावीर कंप्यूटर सेंटर जहां संपूर्ण सुविधाएं हैं, पंचशील के अंदर नियरेस्ट आसानी से सभी कैंडिडेट पहुंच सकते हैं, पहुंच के पर्याप्त साधन वहां पर हैं। इस पूरी परीक्षा के दौरान हमारे यहाँ एग्ज़ाम सेल से AAO और परीक्षा इंचार्ज सतीश जी सैनी सभी कैंडिडेट को 147 कैंडिडेट को सूचना संप्रेषित उनके मोबाइल पे करवा चुके हैं। दूसरा, इस भगवान महावीर की जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं, बिग प्रेमिसेस हैं। यहाँ पर सैनिटाइजिंग, शीतल पेयजल और इनके मोबाइल इत्यादि रखवाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ हम लोग 15 जून को 11 बजे
कैंडिडेट को चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखना है, इसलिए 3 अलग अलग टुकड़ों में हमने बुलाया है। पहला 11 से 11:30 के बीच में 50 कैंडिडेट आएंगे, उनको हम लोग प्रवेश देंगे। आधे घंटे में 50 कैंडिडेट का प्रवेश देगा। देन पुनः नेक्स्ट बचे हुए 50 कैंडिडेट वो 11 से 12 बजे के बीच में उनको एंट्री दी जाएगी रोल नंबर वाइज, और बचे हुए 47 कैंडिडेट को 12:30 बजे से 12:30 के बीच में हम लोग प्रवेश देंगे। यहाँ पर CMHO की टीम को CMHO द्वारा टीम नियुक्त की गई है। ये टीम वह सभी कैंडिडेट की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो जिसका टेम्परेचर एक्सेस हो रहा हो, या अगर मान लीजिएगा किसी श्रेणी में आता हो, तो तत्काल उसको अलग किया जाएगा। और पूरी तरीके से कोविड की अनुपालना हम करते हुए यहाँ एग्ज़ाम करवाने के लिए जा रहे हैं। भगवान महावीर केंद्र पंचशील के ऊपर हमारी पूरी टीम वहाँ पर होगी, जिसमें ADM साहब, SDO मैम, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर सेल से, और साथ ही हमारे दूसरे ऑफिसर्स और कार्मिक वहाँ पर नियुक्त होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में सेंटर पर हमने ये रखा है कि हर एक सीट छोड़ के एक बिठाने की व्यवस्था की है, ताकि बीच में पर्याप्त जगह रह जाए। इसलिए हमने 300 कंप्यूटर के सेंटर को हमने चुना है, जहाँ पर मात्र 147 कैंडिडेट की हमें परीक्षा करवानी है। आसानी से दूरस्थ कंप्यूटर रखते हुए हम वहाँ व्यवस्थाएँ करवा रहे हैं। एक दिन पूरी तरीके से केंद्र को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, और माकूल व्यवस्थाओं के साथ पूरी तरीके से हम एग्ज़ाम यहाँ पर भगवान महावीर केंद्र पे करवाएंगे। अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के वार्ड नंबर 31 हनुमान नगर शर्मा प्रेस वाली गली में आज विधायक अनिता बदेल द्वारा सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य, जिसकी स्वीकृति राशि 6 लाख रुपए है, उसका शिलान्यास किया गया। देखिए, पिछले वर्ष में जो विधायक कोष का बजट मिला था, उस वर्ष ये वार्ड नंबर 31 हनुमान नगर में शर्मा फ्रेश वाली गली और उसके साथ में जो एक छोटी गली है, उसके निर्माण के लिए हमने स्वीकृति जारी करी थी, और आज इस कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं। इस गली में नाली और सड़क दोनों का निर्माण कार्य होगा। इसके पूर्व में हमने यहाँ पाइपलाइन डाली थी, उस पाइपलाइन की वजह से ये पूरी गली खुद चुकी थी, और उसी वजह से इस सड़क का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। हमारे इस वार्ड से पार्षद रेखा शर्मा जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष अरुण जी और महामंत्री हितेश डावरिया जी, और इसके साथ में हमारे समस्त पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान कार्यकर्ता, हमारे पूर्व पार्षद श्यामलाल जी, हमारे प्यारीलाल जी, रामजी लाल जी, और समस्त गली के हमारे बुजुर्गगण हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिला है। और निश्चित रूप से ये सड़क निर्माण होने के बाद में यहाँ जो पानी की समस्या थी, उसको हमने ख़त्म किया है, और अब सड़क निर्माण के बाद में ये सुविधाजनक ये कॉलोनी बनेगी, एक आदर्श कॉलोनी बन सकेगी। कितनी लंबी सड़क है मैडम, और कितनी लागत से बनेगी? हाँ, मैंने तो इसके लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन एस्टीमेट जो इन्होंने बनाया है, वो एस्टीमेट के बाद में टेंडर होने के बाद में ये 6 लाख रुपए में ये निर्माण कार्य होगा, और पूरी लंबी एक बड़ी गली जिसको कह सकते हैं, वो गली का निर्माण कार्य। केकड़ी की एक युवती ने वहीं के रहने वाले सरकार साहू, रौनक साहू, मोहन मीणा और भीलवाड़ा के मोहन पंडित पर अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। पीड़िता का आरोप है कि केकड़ी पुलिस शिकायत देने के बाद आज तक चारों आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। केकड़ी से एसपी साहब से मिलने के लिए हमने पहले भी आके गए थे यहाँ पर, और केस के चक्कर में उन्होंने बोला कि हम दोनों पक्षों को बुलाकर और बात करेंगे, मैं यहाँ पे आने के लिए तैयार हूँ। हमने वहाँ केकड़ी में बहुत कोशिश कर ली, पर कुछ नहीं हो रहा। वहाँ के तो डिप्टी ने तो उनसे पैसे लेके मामला रफा दफा करने के लिए सोच लिया। उनके पास पैसे तो इसलिए वो लोग कर लिए, लेकिन फिर मैं तो यहाँ आने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ आप उनसे सामने एसपी साहब से वापस जो बातचीत होगी उसके लिए तैयार हूँ मैं। प्रकाश साहू है, और रौनक साहू, वो मोहन मीणा एक केकड़ी के, और सुरेंद्र पंडित एक भीलवाड़ा से। 4 लोग हैं। 5-6 महीने हो गए इधर उधर चक्कर निकालते हुए, पर ये लोग कुछ सुन ही नहीं रहे। अपने कह रहे कल की तारीख दी है कि उसमें करेंगे। पुलिस ने जांच ढंग से नहीं की? नहीं, वो केकड़ी के राजेश वर्मा डिप्टी, उन्होंने उनसे लड़के वालों से पैसे ले लिए, और मामला यही ख़त्म करने की वो कर रहे, उनसे पैसे लेकर रफा दफा करने की। आपको भी दिया गया पैसा? नहीं ना, मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे तो उन लोगों को सजा दिलवानी है बस। हमें तो इंसाफ से कुछ नहीं चाहिए। हमें हमने यहाँ एसपी से मिलने आए हैं। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम दोनों पक्षों से मिलकर
बातचीत करके फिर बाद में आगे फाइल दे देंगे, आगे तुम्हारी सुनवाई करेंगे। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने चिकित्सा मंत्री के नाम अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नर्सिंग कर्मी राम साय धाकड़ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। हम आपको बता दें, आज राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर में यूटीवी नर्स 2 के पद पर कार्यरत नर्सिंग कर्मी राम साय धाकड़ ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली थी। आज राजस्थान के संपूर्ण चिकित्सा विभाग के लिए बड़ी दुखदायी घटना है कि एक हमारे कोरोना योद्धा ने सुसाइड कर लिया है। जनाना चिकित्सालय में कहा था राम साय धाकड़ जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, जो वर्तमान में 19 अप्रैल को चिकित्सा विभाग द्वारा निकाली गई नियमित भर्ती में नियमित हो चुके हैं, उसमें उन्होंने सुसाइड कर लिया है और किसी डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया है। डिप्रेशन अभी उनके साथी से ये पता चला है कि तकरीबन 3 महीनों से अपने घर वालों से नहीं मिले हैं और नियमित नियुक्ति जो सरकार ने की है, उनका सरकार ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन निकाली, उसको देखकर डिप्रेशन में आकर अवसाद में आकर राम साय धाकड़ ने जो सुसाइड कर लिया है। उस एवज में आज समस्त चिकित्सालय के कर्मचारी जो ऑफ ड्यूटी हैं बाहर निकले हैं और अपनी मांग इस मांग पर अड़े हुए हैं और प्रशासन से, प्रिंसिपल से, अधीक्षक महोदय से हमने बात की है। जो राम साय धाकड़ को जो 29 अप्रैल को नियुक्ति गई, उस एवज के आधार पर उनके परिजनों को अनुकंपा नौकरी दी जाए। प्रशासन उनको आर्थिक मुआवजा जो एक नियमित स्टाफ को दिया जाता है वो दिया जाए। अगर ये सभी मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। सिर्फ हम 1 या 2 दिन इसका इंतजार करेंगे। अगर प्रशासन की तरफ से अगर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना योद्धा जिसने सुसाइड किया है वो अजमेर जिले के विधायक और अपना संपूर्ण चिकित्सा विभाग के मंत्री, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से उनके मूल विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी अगर उनकी मांगे पूर्ण नहीं है तो ये दुर्भाग्य है राजस्थान सरकार के कोरोना योद्धाओं के लिए। और हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और अपनी मांगे और अपना हक और अपना अधिकार लेके रहेंगे। और हमें बहुत ही दुख है कि हमारा एक योद्धा हमारे बीच से चला गया। कल्याणीपुरा वार्ड 45 में राशन डीलर के द्वारा गेहूं वितरण करने के संबंध में राशन कार्ड धारकों के साथ फर्जीवाड़ा करने की शिकायत आज एडवोकेट अक्षय कुमार गोरा ने राशन डीलर सुनील गोरा के खिलाफ एडीएम सिटी और रसद विभाग को दर्ज कराई है। आज हमने एडीएम सिटी साहब है उनको ज्ञापन दिया। वो इस संदर्भ में दिया है कि वार्ड 39 कल्याणपुरा क्षेत्र में जो राशन डीलर है सुशील गोरा के नाम से, वो अभी क्या कर रहे हैं कि जो ग्रामवासियों के राशन कार्ड है बने हुए, तो उनमें जैसे ऑनलाइन नाम 5 है 6 है तो वो पोस्ट मशीन में तो सारा राशन निकाल रहे वो, लेकिन जो उन पात्र परिवारों को वो बहुत कम मात्रा में वो अनाज दे रहे हैं। जैसे कि अपनी मर्जी से खुद ही वो लिख रहे हैं कि भैया इनकी शादी हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, तो उनको जो पोस्ट मशीन के जरिए पूरा जो राशन सामग्री मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और दूसरा ये हमने दिया है कि जो अभी दालें बढ़ रही है, वो दाल में क्या कर रहे हैं कि पोस्ट मशीनों से दालों की पर्ची तो भी निकाल रहे, लेकिन वो दालें जैसे 5 दिन बाद 10 दिन बाद वो बांट रहे। तो क्या है कि ग्रामवासी जो जनता है वो काफी परेशान हो रही है कि भाई अभी जो भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो एक तो गेहूं लेने के लिए लाइन में लगो, फिर दाल लेने के लिए लाइन में लगो। तो एक ये तो कहा कि भैया जो अप्रैल माह में डबल राशन मिलना था, उसमें इन्होंने क्या कईयों को तो डबल राशन दिया और कईयों को दिया ही नहीं, और उनको ये कहकर मना कर दिया कि भैया जो राशन है वो अभी तक मशीन में नहीं चढ़ा, और आज दिनांक तक उनको जो डबल राशन है वो आज तक नहीं दिया गया। इस संबंध में हमने अपने डीएसओ के नाम एडीएम सिटी को वो दिया था ज्ञापन, तो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है एबीवीएनएल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने की शिकायत। न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।